अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 22 एंड 23 पढ़ेंगे। लेक्चर 22, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहली बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है? स्टैटिक यानी रुका हुआ, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से निकला हुआ है, यानी कोई चीज ऐसी है जो स्टेशनरी है लेकिन उसमें करंट है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक करंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी हम यहाँ पे चार्जेस की बात करेंगे जो एट रेस्ट होंगे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अकेला या नेगेटिव चार्ज अकेला, या उनकी आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनकी आपस में क्या रिलेशन है। इस तरह की चीजें जो हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसमें लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को। और अनलाइक चार्जेस जो हैं, अनलाइक मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बाय हाउ मच, अब कितना एक दूसरे के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। कूलम्स लॉ says that this depends both upon the strength of two charges, यानी दो जो चार्जेस हैं जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम मेजर कर रहे हैं, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के दरमियान में फासला कितना है उस पर डिपेंड करता है। इन मैथमेटिकल टर्म्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2, यानी दो कोई चार्जेस हैं उनके, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्वालिटी। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। The constant of proportionality will take different values depend upon the units we choose, यानी जो हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी डिफर करती है। अब इन MKS सिस्टम जो है, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम एंड K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, with epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square, and hence K is equal to 8.99 into 10 raised by 9 Newton meter square per coulomb square. The situation is quite similar to gravity. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, सेम उससे मिलता जुलता है। ग्रेविटेशन के लॉ में फोर्स जो होती है दोनों मैसेज पर डिपेंड करती है। यहाँ Q1 Q2 है, वहाँ M1 M2 होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ द डिस्टेंस की ही होती है, जैसे कि इसमें है। वहां पे ग्रेविटी का कांस्टेंट आता है G, कैपिटल G, और यहाँ पे K कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन इसमें और उसमें एक मेजर फर्क ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जबकि ये वाली जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, एक्सेप्ट द चार्जेस एंड नॉट मैसेज। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ चार्जेस हैं, इसमें मैसेज are the source of force in vector form F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12 square R12 cap is the force exerted by 2 on 1 with the unit vector R12 is equal to, आपको पता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला होता है, वो ही यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ऑन द अदर हैंड F21 सारा वैसे ही होगा, बस यहाँ पे R21 आएगा, R21 का स्केल। यहाँ पे R12 इसलिए लिखा है कि वेक्टर्स जो हैं इनकी डायरेक्शन चेंज है, जस्ट R12 और 21 की। अदरवाइज इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगी, क्योंकि इनका डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो वही चीज आ जाएगी। इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1/2 by Newton's third law, F12 is equal to minus F21.
For many charges, the force on charge 1 is given by F1 is equal to F12 plus F13 plus F14 plus up to so on. Now next thing क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज मीन इसके एक फिक्स वैल्यू है. ये जैसे एन ई के फॉर्म में आ सकता है, 1E 2E 3E. सर्टेन इस तरह नहीं होगा कि E/2 E/3 E/4. नो, एक स्पेसिफिक थिंग है E जो चार्ज की है, वो n से मल्टीप्लाई होती है. दिस मीन्स द चार्ज कम्स इन सर्टेन यूनिट्स ओनली. सो द साइज ऑफ चार्ज कैन ओनली बी 0 plus minus E plus minus 2E plus minus 3 up so on, where E is equal to 1.602 into 10 is for minus 19 coulomb. This is the value of charge present on a proton. यानी एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, वो चार्ज की वैल्यू है. और आपको पता है जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है. तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इतना चार्ज है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है तभी एक एटम ऑन द होल न्यूट्रल होता है. By definition, we call the charge on a proton positive. This makes the charge on an electron negative. Charge on an electron negative. यानी हमने खुद से ये एक assumption लिया है, क्योंकि आपस में ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो हमने एक खुद से assumption लिया है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है. चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता. Charge is conserved. This means that charge is never created or destroyed. Eventually, in any possible situation, the total charge at an earlier time is equal to the charge at the later time. For example, in any of reaction below, the initial charge is equal to final charge. अब यहाँ पे देखें E नेगेटिव प्लस E पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं उनका एनिहिलेशन रिएक्शन है. एनिहिलेशन मीन वो आपस में एक दूसरे को से मर्ज होके एक न्यूट्रल थिंग बना रहे हैं, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करें. तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? फोटोन्स आ जाएंगे. अब ये देखें पाइओन, एक न्यूट्रल पाइओन है, वो न्यूट्रल फोटोन्स दे रहा है. यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन जो है वो ट्रिटियम और प्रोटॉन में चेंज हो. तो इन सब की ये वाली साइड का चार्ज और ये वाली साइड का चार्ज इक्वल आ गया. नेक्स्ट थिंग, फील्ड. फील्ड क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड. फील्ड एक चीज है, एक स्पेस है, एक टाइम के अंदर हमने एक क्वांटिटी को डिफाइन करें कि स्पेस में क्या चीज आ रही है. दिस इज अ क्वांटिटी दैट हैज अ definite value at any point in space and at any time. The simplest example is that a scalar field which is a single number of any value x, y, z, t. Example, temperature inside a room. Temperature एक field है. Density in a blowing wind. तो density एक field हुई. There are also vector fields which comprise of three numbers at any each value of x, y, z, t. Example, the velocity of wind यानी हवा की जो वेलोसिटी है वो कितनी है. द प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड और इवन अ शुगर केन फील्ड. इन एवरी केस देयर आर थ्री नंबर्स p, x, y, z, t is equal to v1, v2 and v3 के लिए, यानी तीन कंपोनेंट्स इसके. The electric field is also an example of a vector field and will be the most important for our purpose. It is defined as a force on a unit charge, यानी एक यूनिट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रही है. और since we don't want to charge to disturb the field it is placed in, we should properly define it as a force on a test charge Q naught. E is equal to F over Q naught, where here Q naught is very, very small. The electric field due to a point charge can be calculated by considering two charges. The force between them is F is equal to 1 over 4 by epsilon naught Q naught over R squared. And so E is equal to F over Q naught is equal to
1/4 pi epsilon naught Q over R scale. A way to visualize electric fields is to think of lines starting on positive charge and ending on a negative charge. यानी यहाँ पे दो यहाँ पे चार्जेस ड्रॉ कर लें, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हमने नेगेटिव, और ये ऐसे एक जगह से दूसरी जगह को फील्ड जा रही है एरोस के साथ। यहाँ पे इधर नहीं बनी हुई डायग्राम, तो इस तरह से आप डायग्राम, आप इस डायग्राम को देखने के लिए इंटर की बुक देख सकते हैं। इंटर की बुक में यहाँ इसकी चीजें को बनाई हुई है डायग्राम। द नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग और एंटरिंग gives the amount of the charge. Typical values for magnitude of the electric field, यानी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होती हैं जैसे एटम में, टीवी में, एटमॉस्फेयर में, इवन हमारे दिमाग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कुछ, वो सर्टेन वैल्यू जिसको अगर डिस्टर्ब हो तो डॉक्टर्स चेक भी करते हैं। इनसाइड एन एटम ये है, इनसाइड अ टीवी ट्यूब ये, एटमॉस्फेयर की ये वैल्यूज एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती हैं। मेजरिंग चार्ज, one way to do this is to balance the gravitational force pulling a charged particle with mass m with a force F exerted on it by a non-electric field. For equilibrium, the two charges must be equal. So mg is equal to q. यानी हम मैग्नेटिक फील्ड वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेट फील्ड से फोर्स से बैलेंस आउट करके, ये वेट फोर्स है ना mg, इससे बैलेंस करके हम q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। The unknown charge q can then be found from q is equal to mg over e. Given several charges, one can find the total electric field at any point as the sum of fields produced by the charges at the point individually. E is equal to E1 plus E2 plus E3 up to so on, or E is equal to summation I E1 EI is equal to K summation I QI RI square I RI cap, where I is equal to 1, 2, 3 up to so on. Here RI cap is the unit vector pointing from the charge to the point of observation. आगे अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आने लगी हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। Let us apply the principle we just learned to a system of two charges. The charges हैं प्लस q and नेगेटिव q which are separated by a distance t. ये डायग्राम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये d से इनको हमने t का दरमियान डिस्टेंस है। Then E is equal to E positive and E negative, यानी total electric potential जो है, just to make things easier, not necessary, one can do it for any point. I have taken a point that lies on the x-axis. The magnitude of the electric field due to the two charges are equal. E positive is equal to E negative is equal to 1/4 pi epsilon naught q over r square. यहाँ पे r क्योंकि मिड से लिया जा रहा है ना, ये चीज t/2 के इक्वल है, सॉरी ये देखिए ये है r। अब ये t/2 है, ये लेंथ x है। अगर आप ये इसको गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है, और हमें पता है बाय पाइथागोरियन थ्योरम कि ये चीज जो होती है इन दोनों के स्क्वायर की इक्वल होती है। एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर के। तो यहाँ इसलिए आर स्क्वायर की जगह हमने ये वाली चीज की वैल्यू पुट कर दी है। द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट and the net electric field is directed downward with the magnitude E is equal to E positive cos theta plus E negative cos theta is equal to 2E positive cos theta. From the diagram below one can see cos theta. अब cos theta ये वही चीज, ये अगर एंगल थीटा है तो इस cos हमें पता है क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारे पास d/2 है और ये हमारे पास r है।
तो आर की वैल्यू वही पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करते हुए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर आ गया। Substituting this, we find E is equal to 2 into 1 over 4 pi epsilon naught into Q over x square plus d by 2 का स्क्वायर into d by 2 स्क्वायर रूट x square plus d by 2 का स्क्वायर। अब ये चीज, ये 1 है, ये 1.2 है, ये प्लस करके 3/2 हो जाएगी, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये चीज आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर इंटू 3/2। The result above is so important that we need to discuss it further. In particular, what happens if we are very far away from the dipole, meaning x is greater than d. Let us first define the dipole moment as the product of charge into separation between them. डाइपोल होता है कि दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में स्मॉल सेपरेशन है, तो डाइपोल मोमेंट इसमें होती है, उसको P इज इक्वल टू क्यू डी फॉर्मूला होता है। अब हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारे पास क्यू डी क्या है, ये चीज की जगह हमने P कर दी है, बस इतनी सी चेंजिंग की है कि हमने क्यू डी की जगह पे P लिख दिया है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P टू। अब ये क्या किया है, इधर से हमने इसको एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे, जब एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये टू कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे ये चीज कॉमन लेते हैं तो ये 1 हो जाता है, दूसरे में इस तरह आ जाएगा। अब ये नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3/2 पावर हो जाएगी। और फिर आगे अगर आप ये देखें इक्वल, ये किसकी, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके, और अगली टर्म्स की जो बहुत छोटी हैं उनको निग्लेक्ट कर देंगे हम, तो ये चीज इतनी सी बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p over x cube. In the above, p over 2x has been neglected in comparison to 1. So finally, we have found that for x is greater than d, E is equal to 1/4 by epsilon naught p over x cube. It is easy to find the torque expression by an electric dipole that is formed placed in uniform electric field. The magnitude is psi is equal to ft over 2 sine theta plus ft over 2 sine theta is equal to ft sine theta. And the direction is perpendicular and into the plane. Here theta is the angle between dipole and an electric field. So psi is equal to QED sine theta is equal to PE साइन थीटा, यानी QD की जगह P आ जाएगा, तो PE साइन थीटा। Now next chapter, electrostatics 2, lecture number 23. The last lecture we learned how to calculate electric field if there are any number of point charges, but how to calculate this when charges are continuously distributed over some region of space. For this, we need to break up the region into little pieces so that each piece is small enough to be like a point charge. So E is equal to delta E1 plus delta E2 plus delta E3 और up to so on। यानी ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली चार्ज जो है एक जगह से दूसरी, ये चीज पॉइंट चार्ज तो इतना सा चार्ज है ना, अब यहाँ से लेके ये नीचे तक फॉर एग्जाम्पल पूरे पेज पे या पूरी ये स्क्रीन कह लें चार्ज से भरी हुई, तो अब यहाँ पे हम ये चीज कैसे लागू करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, जितने भी बनते हैं 10 बन के, 20 बन के, 30 बन के, एन नंबर ऑफ बन गए, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक एक पॉइंट जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब हम हर किसी के अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल उनका सम लेके हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। So E is equal to summation delta EI is the total electric field. Remember that E is a vector that can be resolved into component. E is equal to EXI cap plus EYJ cap, EZ K cap. In the limit where pieces are small enough, we can write it in an integral. E is equal to integral DE, or EX is equal to integral DEX, EY is equal to integral DEY.
EZ is equal to integral DEZ. नाउ चार्ज डेंसिटी, जिस तरह आप लोगों ने वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ी होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह चार्ज डेंसिटी भी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज पर यूनिट एरिया, या या अगर लीनियर है तो जस्ट एक लेंथ के, यानी तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं लाइन के लिहाज से, जैसे एक लाइन, ये एक लाइन। एरिया के लिहाज से टू डायमेंशन की बात हो रही है, ये जैसे एक स्क्रीन जो है ये 2D में है और वॉल्यूम क्या होता है 3D में है, तो उसकी एक अलग। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन dq is equal to lambda ds, d for surface charge distribution dq is equal to sigma dA, and for volume charge distribution dq is equal to rho dV. Charge density, when the charges are continuously distributed over a region, a line, a surface material, or inside a sphere, you must specify the charge density. Depends upon the how many dimensions the region has. ये हमने बता दिया। जबकि ये सिग्मा, ये लैम्डा, सिग्मा और रो जो है वो इस लीनियर एरिया के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से कांस्टेंट होते हैं। As an example of how we work out the electric field coming from a continuous charge distribution, let us work out the electric field from a uniform ring of charge at a point P. Point P है, उसके ऊपर इस रिंग ऑफ चार्ज से क्या फर्क पड़ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। The small amount of charge lambda ds gives rise to an electric field whose magnitude is d is equal to 1/4। हमने q की जगह dq आना था ना, उसकी जगह लैम्डा ds उसके, बाकी ये वैसे ही फॉर्मूला है। r स्केयर की जगह यहाँ से हम r स्केयर को कैलकुलेट करेंगे। ये चीज अगर r है तो हमने ये देखना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये पाइथागोरियन थ्योरम लगेगा, सी स्केयर प्लस आर स्केयर इक्वल टू ये वाला स्मॉल आर के बाद वही चीज यहाँ पर लिखूंगी। द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन in the z direction is dEz is equal to dE cos theta with cos theta is equal to g over r is equal to r की जगह हमने वही पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ये लिख दिया है। So dEz is equal to c lambda ds over 4 pi epsilon naught z square plus r square into 3/2. Since s, which is the arc length, does not depend upon z or r, so Ez is equal to z lambda, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे वो जस्ट डेल्टा ds की अलग होगी। तो डेल्टा ds की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, आर्क लेंथ क्या होती है 2 पाई r होती है, तो यहाँ पे उसकी जगह 2 पाई r आ जाएगा। और यहाँ पे जो चीजें कटती हैं जैसे वो हम काट लेंगे, और ये टोटल इसका आंसर आ गया QZ और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्केयर और आर प्लस आर स्केयर इंटू 3/2। Note that if you are very far away, the ring look like a point EZ is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over Z square, where Z greater than R. Another example, consider a continuous charge distribution of charges along a wire that lies along the axis as shown in the figure below. We want to know the electric field at a distance x from the wire. By symmetry, the only non-cancelling component lies along the y-axis. अब इस पे भी हम कॉलम्स लगाएंगे, पर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इजी आ जाएगा, जे डी क्यू की जगह लैम्डा इजी आ जाएगा, आर स्केयर की जगह यहाँ पे वाई स्केयर और आर ये चीज जी स्केयर ये आ जाएगा, तो वैसे ही ये चलेगा।
The component along the y direction is dEy. dE cos theta, integrating this give Ey is integral dE cos theta dE. इसको करेंगे, ये देखिए ऐसे आंसर आते हैं. The rest is just technical to solve the integral. Put z is equal to y tan theta, dz is equal to y secant square theta d theta, and so ये आंसर बन गया. Now we could have equally taken all the x-axis. The only thing that matters is the distance from the wire. So the answer is better written as E is equal to lambda over 2 pi epsilon naught r. The next thing is flux. आपने इंटर में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, वो है फ्लक्स. The flux of any vector field is particularly important concept. It is the measure of the flow or penetration of the field vectors through an imaginary fixed surface. So if there is a uniform electric field that is normal to surface area A, the flux is equal to pi is equal to EA. या in general term E vector quantity है, इनका scalar product होता है E dot A. More generally, for any surface, we divide the surface up into little pieces and take component of electric field normal to each little pieces. Phi E is equal to summation EI dot delta AI. If the pieces are made small enough, then this limit is phi is equal to integral E dot dA. Let us apply the above concept of flux to calculate the flux leaving a sphere which has a charge at its center. The electric field at any point on the sphere has magnitude equal to 1/4 pi epsilon naught q over r square and is directed radially outward. Let us now divide up the surface of sphere into small areas. Then pi is equal to summation E dA. E बाहर आ जाएगा, ये समेशन डेल्टा ए पे आएगा. तो डेल्टा ए क्योंकि ये रेडियस है, रेडियल ये ना यानी सर्कुलर है, तो उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा. सो वी एंड अप with the important result that the flux leaving this closed surface is q pi is equal to q over epsilon naught. क्योंकि ये देखें 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, q ओवर एप्सिलॉन नॉट बचा. गॉसेस लॉ, यही चीज गॉसेस लॉ के इक्वल होती है q ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट. द टोटल इलेक्ट्रिक flux leaving a closed surface is equal to charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. ये चीज जो है, ये जो यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट की गई है, ये पहली दफा एक साइंटिस्ट गॉस था, उसने कैलकुलेट की थी, तो वहीं से ये गॉसेस लॉ बना था. We can express this directly in terms of the mathematics we have learned. Pi is equal to integral E dot dA is equal to Q enclosed over pi epsilon naught. Actually, we have already seen why this law is equivalent to Coulomb's law 0.5. But let's see it again. So applying Gauss's law to sphere containing charge epsilon naught integral E dot dA is equal to epsilon naught E dA is equal to Q enclosed. If the surface is a sphere, then E is constant on the surface and epsilon naught E integral dA is equal to Q. From this, epsilon naught E into 4 pi r square is equal to Q. Thus implies E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q over R. This is Coulomb's law again. But the power of Gauss's law is that it holds for any shape of closed surface and for any distribution of charge. यानी सर्कल है, स्फेरिकल है या टेढ़ी मेढ़ी, जैसी भी हम सरफेस बनाए, उसके ऊपर ये लॉ होल्ड करता है कि जितना उसके अंदर टोटल चार्ज है और उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो वो उसका फ्लक्स बताता है. और ये चीज हम
यूटिलाइज करते हुए बहुत सी चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं हम आराम से, कि हम एक क्वेश्चन सरफेस को लेट कर लेते हैं और उसके ऊपर ये अप्लाई कर देते हैं। लेट अस अप्लाई गोजिला टू अ होलो स्फीयर that has charge only on the surface. At any distance r from the center, Gauss's lies epsilon naught e into 4 pi r square is equal to q enclosed. Now, if we are inside the sphere, अब अगर हम स्फीयर के अंदर हैं तो अंदर तो चार्ज नहीं है क्योंकि सरफेस पे है। जब चार्ज जीरो है देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ वी आर आउटसाइड द टोटल चार्ज इज q enclosed is equal to q and e is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square, which is as if all the charge was concentrated at the center. और ये चीज को बहुत यूज किया जाता है, हाँ, कि इस तरह चार्ज सिर्फ अंदर है और बाहर नहीं है। मतलब सॉरी, चार्ज अंदर है, मतलब चार्ज बाहर बाहर है, अंदर नहीं है। तो कोई भी चीज, जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि तोते को पिंजरे में कैद किया हुआ था, पिंजरे की सरफेस के ऊपर करंट था लेकिन तोता अंदर बिल्कुल सेफ था क्योंकि उसकी इनसाइड जो है कोई भी चार्ज नहीं था। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, सॉरी, ये पॉइंट हम ना भी पढ़े तो खैर है। ये आपके इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे गॉसिस लॉ का प्रूफ नहीं किया हुआ। अगर आप गॉसिस लॉ का प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक से ले सकते हैं। ये जस्ट फॉर व्यू है। अगर आप इसमें मोर इंटरेस्टेड हैं, आपके पेपर में ऐसी चीजें नहीं आएंगी जो आपके इसमें पूछी ना गई हूँ, बताई ना गई हूँ। जो चीज यहाँ पे बताई गई है, जो चीज आपके हैंड आउट में है, जो चीज आपके एलएमएस के प्रोफेसर जो उसमें वीडियो आ रही है वो पढ़ा रहे हैं, उसके बाहर से कोई पेपर नहीं आता। यहाँ पे ये दोनों लेक्चर्स खत्म होते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।